हज यात्रियों की सुविधा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से 6 सप्ताह के अंदर जवाब मांगे जाने के बाद एक बार फिर संसद में इसकी गूंज सुनाई दी। विपक्ष के कुछ एक सांसदों ने इस मामले पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से जवाब मांगा, लेकिन उनके जवाब से जहां विपक्ष के सांसदों ने असंतोष जाहिर किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने वाले हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य व ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने सरकार पर हज यात्रियों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते माह में हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद ने सुप्रीम कोर्ट में हज यात्रा के कुछ प्रमुख बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसको स्वीकार करते हुए 3 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 6 सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा था। इस मामले को लेकर 9 दिसंबर को संसद में इसकी गूंज सुनाई दी। पहले आप देखिए संसद में विपक्ष के बसपा के सांसद दानिश अली के सवाल और उस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जवाब। फिर हम आपको दिखाएंगे इस मामले पर हाफिज नौशाद आजमी ने किस तरह केंद्रीय मंत्री के जवाब को हाजियों और देश के मुसलमानों को गुमराह करने वाला जवाब बताया। अब आप देखिए संसद में इस मसले पर सवाल और जवाब की एक झलक। क्वेश्चन नंबर 162। माननीय मंत्री जी उत्तर 100 पटल पे। सर, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हुई, पिछले 2.5 वर्ष हो गया। और मैंने एक सवाल अनस्टार्ट क्वेश्चन में 839 जो 2 दिसंबर को माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा, उसमें भी लगभग प्रक्रिया समझाई गई कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं, उनके का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। इवन इस सदन से भी 2 सदस्य जो है वो कई इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, उनको भी नहीं लिया गया। 2.5 साल हो गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने इसमें आखिर में प्रक्रिया समझाते हुए लिखा है कि मैटर सब जुडिस है। मैटर सब जुडिस पिछले 2.5 साल में नहीं, तब 3 दिसंबर को कोर्ट ने नोटिस किया है, तो आप मैटर सब जुडिस बता रहे हैं। हज कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन टाइमली ना होने से पिछले कई वर्षों से इतनी दिक्कत हुई है। भले ही हज नहीं हुआ पिछले 2 साल में, लेकिन जो 21 जगह से फ्लाइट्स हज की जाती थी, जिसमें वाराणसी भी था, चेन्नई भी था, इवन कई मुख्यमंत्रियों ने लेटर लिखा है, तो ये सब अपना एडमिनिस्ट्रेशन करके कई जगह मैं प्रोपोजिशन पूछ रहा हूं। माननीय सभापति जी, आपका संरक्षण मुझे चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संरक्षण जब भी मिलेगा जब प्रश्न पूछोगे। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं वही पूछ रहा हूं कि आखिर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो। और उसके साथ साथ एक जो हज के तरफ से ये आता था कि सब्सिडी बहुत दी जाती है। अच्छा हुआ ये सब्सिडी खत्म हुई, क्योंकि ये जो हाजी थे, जो जाने वाले थे, उस समाज के लोगों से बार बार वो ये पहल होती थी कि ये सब्सिडी महाराजा को ना दे करके ये सब्सिडी खत्म की जाए। अच्छा है कि महाराजा भी अब जो है टाटा को दिया जा रहा है, क्योंकि वो एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी कभी हाजियों को नहीं दी जाती थी। ये अच्छा हुआ सरकार ने एक सब प्रश्न तो कर लूं मैं, सरकार ने ये वादा किया था कि ये सब्सिडी खत्म करके जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पिछले सालों में कितनी स्कॉलरशिप का पैसा उन लड़कियों को, गरीब लड़कियों को दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हज कमेटी और हज कमेटी के कारण पूरी की पूरी हज की व्यवस्था में दिक्कत आ रही, मैं जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि हज प्रोसेस और हज प्रक्रिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम और कई विभागों के साथ साथ जो जद्दा में हमारे सीजीआई हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम लग करके और हज को सुगम तरीके से, सरल तरीके से, सफल तरीके से हो सके, इस काम को करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के चलते और सऊदी अरब किंगडम के
जो भी दिशा निर्देश हैं उसके कारण हज 2020 और 2021 नहीं हुआ। और हमें इस बात को कहने में आपके माध्यम से खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से सबसे ज़्यादा इतिहास में हज यात्री हज यात्रा पर 2019 में जा चुके हैं। और ये संख्या जो है वो जितने भी देश हैं, केवल जो इंडोनेशिया है उसके कुछ हज़ार जो हैं वो ज़्यादा हैं। माननीय सदस्य जी को मैं केवल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग हज की दृष्टि से कई रिफॉर्म इस दौरान किए गए हैं। इन रिफॉर्म्स में जो आपने कहा हज सब्सिडी ख़त्म करना, उसके साथ साथ बिना महरम के साथ ही मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर जा सकेंगी, ये जो बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया और बिना महरम भी हज यात्रा पर हज़ारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने हज यात्रा की और इस बार भी अगर हज होगा तो ज़रूर करेंगी। उसके साथ साथ हमने 100% पूरी की पूरी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया है। और मुझे इस बात को कहने में इस सदन में खुशी है कि भारत पहला देश है जिसने पूरी की पूरी अपनी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी आई है, जो मिडिल मैन है उनका खात्मा हुआ है और सरल और सफल तरीके से हज यात्रा हो रही है। उसके अलावा ई टैगिंग की व्यवस्था इसी दौरान 3-4 सालों के अंदर हमने की है। ई मसीहा यानी कि जो भी हज यात्री जाते हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके सुरक्षा की सुविधा की व्यवस्था हम यहाँ और सऊदी अरब में जो हमारा काउंसलेट है वो करता है। मोबाइल ऐप इस बार हमने जितनी इससे पहले 3 सालों में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं डिजिटल आ रही हैं या मोबाइल ऐप के ज़रिए आ रही हैं। उसके अलावा जो है वो हमने आपको बताया कि जो बाध्यताएं थी वो ख़त्म की हैं। उससे जो आपने एक बात कही कि हज सब्सिडी के ख़ात्मे का जो है वो आपको फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा क्या हुआ है मतलब उसका लाभ क्या हुआ। देखिए हज सब्सिडी हमारे समय तो हमने तो की नहीं थी। हज सब्सिडी तो बहुत दिनों से झुंझुना था, झुंझुना भी नहीं था बल्कि एक छल था, पॉलिटिकल छल। मैं आपको केवल इतना जानकारी देना चाहता हूं कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी, हमारे सरकार की नेक नियति का नतीजा है कि जब सब्सिडी थी तो श्रीनगर से जो हज यात्री हज यात्रा पर जाते थे उन्हें देना पड़ता था 1,97,783 रुपीज़, 1,97,783 रुपीज़। और जब हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी तो हज यात्रियों को कितना देना पड़ रहा है? 86,000। उसी तरह से मंगलुरु में जो हज यात्री हज सब्सिडी के साथ जाते थे उनको 1,33,400 कुछ देना पड़ता था। हज सब्सिडी खत्म करने के बाद 80,000 रुपया बेंगलुरु के हज यात्रियों को देना पड़ा। भोपाल से लेकर के, नागपुर से लेकर के, मुंबई से लेकर के सभी जगहों पे बहुत बड़ी तादाद में हज सब्सिडी खत्म तो हुई लेकिन हज का किराया नहीं बढ़ा। इसका मुख्य कारण है कि बिचौलियों का और जो बीच में इस तरह के लोग जो गड़बड़ झाला करते थे उनका खात्मा हुआ है। अब सवाल है हज सब्सिडी हज कमेटी का। आपने जो कहा हज कमेटी के ना बनने से सारे काम रुक गए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हज प्रक्रिया में अलग अलग विभाग, अलग अलग संस्थाएं लग करके काम करती हैं, उसमें हज कमेटी का भी महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है। लेकिन क्योंकि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक के कारण हज नहीं हो पा रहा है, वो प्रक्रिया अभी जो है वो प्रोसेस में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई किसी ने PIL वगैरह की, उसकी वजह से हम उसका पूरा डिटेल आपको आंसर नहीं दे पाया और इसलिए मैंने कहा है कि मैटर इज सब जुडिस। माननीय सदस्य। सर, माननीय मंत्री जी ने इधर उधर की बात खूब करी, लेकिन जो स्पेसिफिक मेरा क्वेश्चन था कि हज कमेटी पिछले 2.5 वर्ष में क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुई,
कोर्ट में कोई पुराना हज कमेटी का मेंबर सर दिसंबर में गया है, आपको परसों नोटिस मिला है 3 तारीख को, और आप कह रहे पेंडेमिक के चलते हज कमेटी को, ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है कि सेंट्रल हज कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। कितनी स्टेट में हज कमेटी इस काम कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने इस दौरान अगर हज कमेटी होती तो आप कंसल्ट करते। आपने 11 डिसएम्बार्केशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया, चेन्नई से खत्म कर दिया, वाराणसी जहां से पूरा पूर्वांचल, बिहार, ईस्टर्न यूपी के हाजी लोग जाते थे, वो खत्म कर दिया। मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप रिकंस्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खाली अपने कंट्रोल में रख के जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए 2 मेंबर यहां से जाने चाहिए, आपने क्यों नहीं आज तक लिए? हज कमेटी क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूट की? सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप कहते हैं, आपका नारा है सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हज कमेटी वाले भी प्रयास करें ना। आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य, भाषण नहीं, ये प्रश्न काल है। गलत बात, आपकी बात कोर्ट में नहीं आएगी। माननीय मंत्री माननीय सदस्य बहुत, आप उनकी तरफ जो मेरी जब देख के माननीय सदस्य उनकी बात कोई रिपोर्ट नहीं। माननीय सदस्य खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि 2 सालों से क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने उनके ही प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2 वर्षों से कोरोना पैंडेमिक की वजह से हज यात्रा नहीं हुई, और हज यात्रा नहीं हुई जिस पूरे देश और पूरी दुनिया उससे 2-4 रही है। उसके अलावा हमने कहा कि वो प्रक्रिया शुरू हुई थी, किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में PIL किया, वो मैटर सब जुडिस है। इतना हमने तो बहुत सिंपल सा जवाब दिया है, तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने देखा और सुना केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब। अब आप देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य व ऑल इंडिया हज सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष हाफिज नौशाद ने इस मसले पर क्या कहा। हाफिज नौशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि 9 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री का हज के मामले पर बयान आया है संसद में, तो आप कहां तक सहमत हैं उनके बयान से? देखिए, एक तो केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो बात प्रेस रिलीज में लगो बातें, गलत बातें, गुमराह करने वाली बातें और अखबारों में कहते रहे, वही बात उन्होंने संसद में कही है। बहुत दुर्भाग्य है, इतने सीनियर होते हुए उनको ये नहीं पता कि संसद की बातें, पार्लियामेंट की बातें पूरी दुनिया देख रही है, लाइव चल रही है। तो उन्होंने कोई भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। 12-13 मिनट की एक छोटी सी बहस थी, सप्लीमेंट्री वगैरह, लाइव देख रहा था। और कुंवर दानिश अली खान और आपके TAR बालू और अब्दुल खालिक साहब, ये मेंबर पार्लियामेंट जो है लोकसभा में, उनसे सवाल पूछे और बहुत से लोगों ने हंगामा किया, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब सही नहीं दिया। जैसे उन्होंने एक इनडायरेक्टली एक बात ये कहा कि PIL दाखिल होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में उनके आपके ऊपर एक तरीके से ब्लेम है कि आपके वजह से जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हज की जो कमेटियों का गठन है वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये तो एक सरासर झूठ है, गलत है। जनवरी में मैं बहुत बीमार था और आपसे भी उस संबंध आपने मेरे घर आके इंटरव्यू लिए थे मेरा एक बार, तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि कमेटियों का गठन करिए, स्टेट का, सेंट्रल का। फिर मैंने उन्हें 15 सफ़े का, कम से कम 15 सफ़ा मेरे ख्याल से था, मैंने 1 हफ्ते में वो ख़त तैयार किया। मैं बहुत बीमार था, पूरी से एक बार वो ख़त मैं नहीं लिखवा सका, और उस ख़त में मैंने सब कुछ लिख डाला, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने प्रधानमंत्री जी को ख़त लिखा, प्रधानमंत्री जी का जवाब मुझे आया, कुछ डिपार्टमेंट ने, माइनॉरिटी अफेयर ने दिया, उस हवाले से बहुत मैं संतुष्ट नहीं था उस जवाब से। और झूठ बोल रहे हैं मंत्री जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हज यात्रियों पे सियासत हो रही है, राजनीति कर रहे हैं। 2016 से जब से इनके पास डिपार्टमेंट आया और 2014 में जब से सरकार आई थी तो गुपचुप ये काम कर रहे थे उसमें, और सरकार 2016 से विभाग अपने मंत्री विभाग ट्रांसफ़र करा के, क्योंकि ये पहले विदेश मंत्रालय में था, हज विदेश यात्रा है, आज भी हम मांग करते हैं कि विदेश यात्रा में होना चाहिए। जब से आया है इन्होंने काफ़ी सियासत किया है,
और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग हज व्यवस्था में अगुवा है, तो बहुत अफसोसनाक है। जो उन्होंने जून 2020 में 2 बार एक्सटेंशन के बाद कमेटी ख़त्म हुई है। 19 में ख़त्म हो गई थी, 2 बार उन्होंने एक्सटेंशन किया, ठीक है, एक कानूनी ढंग था, उन्हें वो मिला था कि आप कुछ कर लो, अधिकार था। लेकिन जो 2020 के बाद 4 महीना पहले कानूनन बन जानी चाहिए थी, तो वो मार्च 2020 में कमेटी बन जानी चाहिए थी कानूनन। उन्होंने उस कानून का उल्लंघन किया है और उसे नहीं बनाया। 24 मार्च से प्रकोप है कोरोना का, फिर कोरोना का बहाना झूठ है, इसलिए मैं और सिद्ध कर दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से जनता भी जान जाए, सरकार में बैठे लोग भी जान जाएं कि ये तो कागज़ पे इलेक्शन होना था, जनता का चुनाव नहीं था, फिर भी जनता का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में पंचायत का इतना बड़ा चुनाव हुआ, बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो इस तरह से ये कागज़ पे था, आपने करना ही नहीं चाहा। आपने अपने बयान में अभी कहा है कि स्टेट हज कमेटी का नाम ही नहीं लिया है, हज कमेटी का किसी वजह से नाम लिया है। तो इस तरह से स्टेट हज कमेटियों को और सेंट्रल हज कमेटियों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी बदनीयती थी। बहुत मजबूर होकर के मैं हमने सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं। हमें इंसाफ की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने संजीदगी से उस पर गौर किया और 6 सप्ताह का नोटिस किया है, और हमें बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हज यात्रियों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हज के सब्सिडी का मामला जो है वह बिचौलियों का था पहले। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि ये वही बात है, बिचौली। हम ये कह रहे हैं कि सब्सिडी का मामला 2012 में सरकार के हाथों से निकल गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने की खंडपीठ ने, जस्टिस आफ्ताब आलम की खंडपीठ ने ये फैसला दिया कि सब्सिडी, हज सब्सिडी जो दी जाती है एयर इंडिया के ज़रिए हाजियों को, वो 2022 तक धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और ये कहा कि 2022 में जब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो उसका जो पैसा 685 करोड़ रुपए आज की डेट में 11 में है, ये पैसा जो है वो मुसलमानों की तालीम और उनके सोशल वेलफेयर पे खर्च किया जाएगा। तो ये बातें जो बार बार कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हो गई तो उनकी सारी कार्रवाई रुक गई, और दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि की जाती है एयर इंडिया के ज़रिए हाजियों को, वो 2022 तक धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और ये कहा कि 2022 में जब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो उसका जो पैसा 685 करोड़ रुपए आज की डेट में 11 में है, ये पैसा जो है वो मुसलमानों की तालीम और उनके सोशल वेलफेयर पे खर्च किया जाएगा। तो ये बातें जो बार बार कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नोटिस हो गई तो उनकी सारी कार्रवाई रुक गई, और दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि सब्सिडी 2022 तक आप धीरे धीरे दो। आप कौन होते थे ख़त्म करने वाले 2017 में? किस कानून ने और किसकी मांग पे आपने ख़त्म कर दिया? ये मांग कैसी? आपके पास आई भी तो आप ठुकरा देते कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। 5 साल आपने दिया, 14, 15, 16, 17 आपने दिया। उस वक्त कुछ छलावा नहीं था। ये गलत बयान है और हम ये मांग करते रहेंगे। उन्हें जवाब देना होगा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले की अवहेलना उन्होंने क्यों की। ये हाफिज नौशाद नहीं, पूरा मुल्क उनसे सवाल करेगा। और हज यात्रा है, ये विदेश यात्रा है, ये इंटरनेशनल सफ़र है। इस पे विदेश की भी निगाहें हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से उड़ान बंद कर दी गई। ये कितनी मतलब शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री जी क्या तमाम सहूलतें मिल रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से बंद किया गया। ये गलत है। नहीं, कोरोना नहीं है, कतई नहीं। ऐसा है कि जो उन्होंने उस दिन TR बालू साहब के जवाब में कहा कि हम बाईलेटर हमारा, ये झूठ है। वो बताए कि 2018 में बाईलेटर के बाद एम्बार्केशन पॉइंट अलॉट हुए थे, 2019 में
इम्बार्गेशन पॉइंट जो अलॉट किए गए थे वो सऊदी से एग्रीमेंट के बाद किए गए थे। हमने भी काम किया है वहाँ, मुझे पता है। वो एक अलग प्रक्रिया है। हम इंतज़ाम करते रहते हैं और अभी भी तो कोई कोटे का नहीं है, लेकिन पैसा जमा करवा रहे हैं, सब काम हो चल रहा है, फॉर्मेलिटी चल रही है, तमाम काम चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बाई एग्रीमेंट आता रहता है और इंतजामात होते रहते हैं। अभी तक तो नहीं है कि 50,000 हाजी जाएंगे, कि 20,000 जाएंगे, कि 10,000 जाएंगे या 2 लाख जाएंगे, लेकिन हमें तो 2 लाख की इंतज़ाम करना है ना। हम किसी की सुविधा क्यों छीने। लेकिन मैं सच्चाई ये है कि 2016 में इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का दुरुपयोग करते हुए, उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हज अच्छा बनाने के लिए आप कुछ करिए, उन्होंने अच्छा बना दिया कि उसी वक्त इन्होंने जो अफजल अमानुल्लाह साहब उनके साथ सबॉर्डिनेट रह चुके थे, के हैं IAS सीनियर IAS रिटायर हो गए हैं, उनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक कमेटी बना करके उस कमेटी को जो भेजा तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, कमेटी बना दीजिए और सरकार जो ऐसे ऐसे करे। उन्होंने हज कमेटी का 29,44,000 रुपये उस कमेटी पे खर्च कर दिए और उस कमेटी ने रिपोर्ट क्या दिया कि इम्बार्गेशन पॉइंट कम कर दिए जाएं, 9 रख दिए जाएं। 2016 में ये रिपोर्ट 17 में आई है, यानी 2015 में ये आपने मन बनाया, उसके बाद एक कमेटी बनाई। मैं भी जानता हूँ, मैं भी रहा हूँ कैसे काम होता है अधिकारियों से। इसमें ऐसा नहीं है कि अधिकारी इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये अधिकारियों को बेवकूफ़ बना के अपना काम ले रहे हैं और अधिकारी भी बात समझ गए हैं, इनके मैनेजर भी बात समझ गए हैं। अब इन्होंने जैसे उस दिन कहा कि तो उस वक्त 2017 में ही ये अलॉट हो गया था कि अब 9 इम्बार्गेशन पॉइंट रहेंगे। उन्हें साफ साफ बताना चाहिए कि हमारी कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया था, हमने किया। क्यों झूठ बोल रहे हो आप, क्यों धोखा दे रहे हो पार्लियामेंट को। तो ये है। उन्होंने एक बात और कही, बड़ा मतलब मुझे क्या बताएं, मोदी जी का नाम हर जगह ले रहे हैं। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में से हज यात्रियों का उड़ान बंद कर दिया आपने और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि हज पे हर जगह हज। मोदी जी का परिचय कौन नहीं जानता। आप उनके जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप उनकी पार्टी को राज्यसभा हो, आपको कौन नहीं जानता। मोदी जी से आपके रिश्ते बहुत से अच्छे तभी तो बनाया है। तो मोदी जी ने के नेतृत्व में जो है हज यात्री 2 लाख गए, मुझे कहने में प्रसन्नता है। अरे उन्होंने कहा भारत में पहली बार जो है ऐसा हुआ है कि ऐसा है कि जब तादाद में जो है हज यात्री, देखिए ऐसा है कि जब वो जो भी सरकार में होगा कोटा आएगा, जब तादाद बढ़ेगी वहाँ पे व्यवस्था होगी तो वो देगी कोटा। अगर इस संबंध में एक, मैं झूठ कह रहा हूँ, ये झूठ बोला उन्होंने। कभी भी मोदी जी ने एक पत्र कोटा बढ़ाने के लिए नहीं लिखा है, कभी भी सऊदी शाह से बात नहीं की है। अगर हो तो वो मुझे पेश करे, जनता को पेश करे, पार्लियामेंट में इस तरह की चापलूसी ना करे। ये हज यात्रा है, धार्मिक यात्रा है। इन्होंने तो क्या किया है, बिचौलिया जो कहा इन्होंने बिचौलिया उसको किया हज एक्ट 2002 को। हज एक्ट 2002 को बिचौलिया कहा है, जिसने इन पे इनकी सीमाएं बांध दी थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया का गठन ऐसे नहीं होता। 9 मेंबर उत्तर पर स्टेट हज कमेटियों से चुन के जाते हैं इलेक्ट होकर के। 3 मेंबर पार्लियामेंट आते हैं और 3 उलमाए कराम होते हैं जो इनके बंधुआ नहीं होंगे। जो मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे लोकसभा के वो शायद बंधुआ न हो। 2 मेंबर उत्तर पर स्टेट हज कमेटियों से चुन के जाते हैं इलेक्ट होकर के। 3 मेंबर पार्लियामेंट आते हैं और 3 उलमाए कराम होते हैं जो इनके बंधुआ नहीं होंगे। जो मेंबर पार्लियामेंट जाएंगे लोकसभा के वो शायद बंधुआ न हो। जो चुन करके 9 लोग आते हैं वो बंधुआ न हो। आप जो 3-4 नामनेट आपके बंधुआ हो सकते हैं। और मैं भी वो कह रहा हूँ बंधुआ नहीं थे वो। मकसूद अशरफ साहब जो नामनेट थे मौलाना की जगह, एक आम इनके कार्यकर्ता थे लखनऊ के, उन्होंने 18-19 में ही 18 में त्यागपत्र दे दिया कि हद से ज़्यादा इनका दबाव है कमेटी पे। तो आप कमेटी नहीं बनाओगे, मनमाना मालिक रहोगे। ये लोकतंत्र में आप मालिक कैसे रहोगे। हज कमेटी ऑफ इंडिया का काम है बरसों से हज कराना। ज़रूरत पड़ेगी वो विदेश मंत्रालय को कहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी वो अल्पसंख्यक मंत्रालय को कहेंगे, ज़रूरत पड़ेगी वो नागरिक उड्डयन को कहेंगे। हज कमेटी में बिना हज कमेटी के प्रस्ताव के कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आप जो है पहले एक बहुत मामूली ऐसी कमेटी बनाई, वो उसका मैंने जिक्र किया है कैसी बनाई थी, तो उसको भी आप नहीं चला सके। और जो है ये कोई कमेटी नहीं है 2.5 साल से 2 साल से। क्यों भाई? तो आप मनमाना कर रहे हैं।
ये हज यात्रियों के साथ अन्याय है और इन सब के खिलाफ हम संघर्ष करते रहेंगे। और 21 इम्बार्केशन पॉइंट थे, आपकी सरकार ने एक बढ़ाया नहीं 2014 से और 11 कम कर दिए। तो इस तरह से हम सभी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। ठीक है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से आपने वो मांगा है, तो सुप्रीम कोर्ट के जवाब आए हमारे हैं। एक तो खार घर में उन्होंने ज़मीन खरीद ली है गैर कानूनी, उस पर सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं। उलमा कमेटी बनाई थी, उलमाओं को नहीं रखा था, उस पर गए हैं। और स्टेट हज कमेटियाँ नहीं हैं, उस पर गए हैं। सेंट्रल हज कमेटी नहीं है, उस पर गए हैं। क्योंकि स्टेट हज कमेटी नहीं रहेगी तो सेंट्रल हज कमेटी भी नहीं बन सकती। तो इसलिए हम गए हैं और हमें उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा हमें।